बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया दौरे के दौरान चुनावी अभियान का शंखनाद किया और जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि इस बार बिहार में 4 दीपावली मनाई जाएंगी। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाए और वादा किया कि बीजेपी चुन चुनकर हर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेगी। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि तब राम मंदिर निर्माण में देरी की गई थी, जबकि मोदी सरकार ने अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाया है और जल्द ही वहां पर ध्वजा भी फहराई जाएगी। 550 साल से रामलला तंबू में विराजमान थे। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा भारतीय जनता पार्टी का मखौल उड़ाते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के लिए ताना लगाते थे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री 19 में बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, प्राण प्रतिष्ठा भी किया और अब वहां पर ध्वजा का स्थापन भी होने जा रहा है। ध्वजा का स्थापन भी 550 साल से रामलला एक टेंट में थे। मोदी जी ने जय श्री राम कर कर भव्य राम मंदिर बनाने का काम कर दिया। अमित शाह ने कहा कि इस बार दीपावली में खरीदी जाने वाली हर वस्तु स्वदेशी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार वासियों को 4 दीपावली मनानी है और जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तब दीपावली मनाई गई थी और अब फिर से बिहार वासियों को इस बार 4 बार दीपावली मनाना है। पीएम ने कल 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए भी भेजे। वहीं तीसरी दीपावली की बात करें तो जीएसटी में 395 से ज्यादा चीजों के दाम कम या फिर शून्य किए गए हैं। ये भी बड़ी खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए। चौथी खबर की बात करें तो बीजेपी की सरकार 160 से ज्यादा सीटों के साथ बनकर आई है। हम सब ने तय करना है कि इस बार दीपावली में जो कुछ भी खरीदी करेंगे वो सभी खरीदी हम स्वदेशी चीजों का उत्पाद खरीदेंगे। हम सब ने, भारत के देशवासियों ने संकल्प करना है कि हम स्वदेशी चीजों को ही अपनाएंगे, स्वदेशी चीजों का ही उपयोग करेंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी का संकल्प है कि हर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। शाह ने कहा कि राहुल गांधी कान खोलकर सुन ले, बिहार हो या फिर देश का कोई भी कोना, बीजेपी हर घुसपैठिए को बाहर करेगी। राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, बिहार क्या कहीं पर भी यात्रा निकाल दो। भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, एक एक। ये लालू और राहुल की पार्टियां घुसपैठिए को बचाना चाहती है और हम घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाना, 3 तलाक समाप्त करना, सीएए से हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मोदी सरकार की बड़ी सफलताएं हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताना जरा मन से, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी थी? ये धारा 370 मोदी जी ने समाप्त कर दिया। 3 तलाक
समाप्त कर दिया। सीए से हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को समृद्ध करने का काम किया। हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंचाया और नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित भी किया है। शाह ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि सोनिया मनमोहन सरकार ने 10 साल में बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि मोदी सरकार में 2014 से 2025 तक 16 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंचाया और देश को सुरक्षित बनाया है। उधर बिहार चुनाव से पहले सीमांचल की 24 सीटों पर सियासी जंग तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 दिनों से सीमांचल में डटे हुए हैं। उनकी सीमांचल न्याय यात्रा के चौथे दिन कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो हुआ और जनसभा भी हुई। हालांकि ओवैसी करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे। स्वागत में फूल बरसाए गए और समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के संभालने के बाद ओवैसी मंच तक पहुंच पाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एआईएमआईएम ने अपने दूसरे उम्मीदवार का ऐलान किया है। पूर्णिया जिले के 82 विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को मैदान में उतारा गया है। 2020 में इस सीट पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने पार्टी छोड़कर तेजस्वी यादव का साथ थाम लिया था। इससे पहले एआईएमआईएम ने ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया था। वहीं सीमांचल में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा गुजरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। ओवैसी लगातार दौरा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भी रैली की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा जारी है। साफ है कि सीमांचल की 24 सीटों पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। बिहार चुनाव के बीच में लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। एक और तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बना ली है। वहीं दूसरी ओर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी मोर्चा खोल दिया था। हालांकि तेजस्वी यादव के बयान के बाद रोहिणी के सुर नरम पड़ गए हैं और वो फिर से अपने भाई के समर्थन में आ गई हैं। और रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कई तीखे शब्द लिखे। अपनी पोस्ट में रोहिणी ने कहा, चाहे लाख दो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। इससे पहले कुछ दिनों पहले रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव की एक तस्वीर सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने एक्स पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं को अनफॉलो कर दिया था। इतना ही नहीं, पिता को किडनी दान करने के मुद्दे पर भी सवाल उठे थे। हाल ही में विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, रोहिणी दीदी मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने हमें पाला पोसा और बड़ा किया है। उनका त्याग आज के समय में दुर्लभ है। उन्होंने मेरे पिता को अपनी किडनी दान की थी। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि रोहिणी का टिकट पाने या फिर दिलवाने का कोई स्वार्थ नहीं रहा है। उन्होंने हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। दीदी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में उन्होंने किडनी दी है और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुनकर के, अपने वर्करों की बातों को सुनकर के रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही।
बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। आयोग की तैयारियों से यही संकेत मिल रहे हैं। चुनाव आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। निर्देश दिया गया कि पिछले 3 साल से एक ही जगह तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाए। कार्रवाई की है। रिपोर्ट 6 अक्टूबर तक मांगी गई है ताकि 6 अक्टूबर से पहले सभी ट्रांसफर कर लिए जाए। आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव से जुड़े अधिकारी अपने गृह जिले में पोस्टेड नहीं रहेंगे। अगर कोई अधिकारी अपने गृह जिले में है तो उसका तुरंत तबादला होगा। कौन कौन से अधिकारियों का तबादला हो सकता है ये भी आपको बताते हैं। डीएम, डीडीसी, बीडीओ, सीओ, जोनल आईजी, रेंज जीआईजी और सशस्त्र पुलिस की कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी और इंस्पेक्टर, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, सर्जेंट, मेजर रैंक के अधिकारी इसमें शामिल होंगे जिनका ट्रांसफर होना है। आयोग की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। चुनाव वाले राज्य में अधिकारी ना तो गृह जिले में रहेंगे और ना ही लंबे समय से एक जगह पर टिके रहेंगे। 3 साल की सीमा पूरी होते ही उनका तबादला अनिवार्य होगा। वहीं बीएसपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कई प्रमुख सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। इस सूची में पार्टी ने भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और करगहर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बिहार के लिए बीएसपी ने यह लिस्ट जारी की है। भभुआ सीट से विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को टिकट दिया गया है। मोहनिया से भोजपुरी सिंगर ओम प्रकाश दीवानों को प्रत्याशी बनाया गया है। रामगढ़ सीट पर सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को टिकट दिया गया है। बसपा के इस फैसले से रामगढ़ में चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है। इसके अलावा करगहर सीट के लिए बसपा ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। पार्टी ने पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के बेटे उदय प्रताप सिंह को इस सीट से प्रत्याशी बनाया। उदय प्रताप सिंह के नाम की घोषणा ने करगहर में बसपा की स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश को दर्शाया है। को टिकट दिया गया है। बात अगली खबर की। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिर अक्टूबर के अंत तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि आगामी भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां की समीक्षा की गई और अधिकांश निर्माण कार्य इस कार्यक्रम से पहले पूरे हो रहे हैं। इस समारोह में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर बीते 10 दिनों में 2 बड़ी घोषणाएं हुई। वो घोषणाएं क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। पहली घोषणा, मंदिर के निर्माण कार्य की डेडलाइन दिसंबर 2025 से आगे बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी गई है। दूसरी, रामलला जन्मभूमि मंदिर का ध्वजारोहण उत्सव 25 नवंबर को मनाया जाएगा। मेहमानों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है और प्रोग्राम को कैसे डिजाइन किया गया वो भी चलिए आपको बताते हैं, जिसमें देश के दलित पिछड़ों के लिए एक संदेश भी दिया जाएगा। विपक्ष इसे बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ध्वजारोहण कार्यक्रम के जरिए बिहार चुनाव में फुल नंबर लेना चाह रही है। हालांकि उसका ये नैरेटिव लोकसभा चुनाव की तरह बैकफायर कर जाएगा। पहले सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर का भूमि पूजन, अब नवंबर में राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम क्या सिर्फ एक संयोग है या फिर इन कार्यक्रमों का एक सिरा बिहार चुनाव से भी जुड़ता है? अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद से ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यहां की देखरेख और मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों की तारीख तय करता है। इसके लिए हर 4 महीने पर ट्रस्ट बैठक करती है, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। 8 सितंबर को अयोध्या के मणिराम छावनी मठ में ट्रस्ट की बैठक हुई। इसमें चंपत राय समेत ट्रस्ट के 9 सदस्य और मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा भी शामिल हुए थे।